गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाठ योजना संख्या 21 लेके आए हैं और आज का जो लेसन है वह 8वीं कक्षा का लेसन है और सब्जेक्ट रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान और टॉपिक है आज का स्वतंत्रता के बाद और ड्यूरेशन रहेगी क्लास की 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, परंतु अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं यानी अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। आपने इन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आपने भी 5 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, या तो आप 6 लिख सकते हो, परंतु इस वीडियो में जो आपको ऑब्जेक्टिव सामने दिखाई दे रहे हैं ये थोड़े मिसिंग है, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने जो भी दोस्त होंगे उनको अगर लेसन प्लान की ऐसी वीडियो और चाहिए होगी तो उनको भी आप वीडियो सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने लिखना है पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला अनुदेशात्मक उद्देश्य है संविधान की रचना का प्रत्यस्मरण करने में, दूसरा है संविधान की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने में, तीसरा है राज्यों के गठन की प्रक्रिया की व्याख्या करने में और चौथा है पंचवर्षीय योजना के बारे में जानने में और पांचवा है योजना आयोग का विश्लेषण करने में। तो ये थे 5 प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य। आप भी सेम टू सेम इसी प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है यानी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपने 2 शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, एक सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरी है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आप चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका मुख्य काम होगा वह होगा पीके टेस्टिंग यानी आपने पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आपने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं और बच्चे उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न आपने पूछना है बच्चों से कि अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र कब हुआ या भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र कब हुआ। उत्तर है कि 15 अगस्त 1947। उसके बाद आपने बच्चों से फिर प्रश्न पूछना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। तो इस प्रश्न का बच्चे उत्तर देंगे, परंतु वह उत्तर जो है असंतोषजनक उत्तर होगा। असंतोषजनक उत्तर का अर्थ है कि उनका उत्तर सही नहीं है। बच्चों जो भी उत्तर दे रहे हैं वो आधे कुछ और बता रहे हैं, आधे बच्चे कुछ और बता रहे हैं। उसके बाद असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। टॉपिक की अनाउंसमेंट करते समय आपने लिखना है प्रकरण की उद्घोषणा या अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसमें आपने सबसे पहले बच्चों को आज किस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में बच्चों को बताना। तो पहला आपने क्या लिखना है, अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो आज हम संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपने उप विषय की उद्घोषणा करनी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रस्तुतिकरण। जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उस पाठ में क्या क्या मुख्य बातें हैं वे आपने बच्चों को बतानी। इसमें मुख्य रूप से आपने 4 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा है चौकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हमने क्या लिखना है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का अर्थ है कि हमने बच्चों को मोटिवेट करना है कि आज हम किस विषय के बारे में पढ़ें ताकि उनकी रुचि और अधिक बढ़ जाए, यह जानने में कि इस पाठ में ऐसा किया है, यानी उनको प्रेरित करना है ताकि उनकी जिज्ञासा और बढ़े। तो सबसे पहले आपने बोलना है कि छात्रों, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। भारत देश को आज़ादी के बाद कई मुख्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को आज के उपविषय के बारे में बताना है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे स्वतंत्रता के बाद और बच्चों को बताओगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में कि अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी थी।
छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर उपविष्य लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। बच्चों की क्रिया होगी इसमें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने फिर आगे से बच्चों को बताना शुरू करना है कि बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इस लोगों या इन लोगों के रहने का इंतजाम करना, वो ठहरने का प्रबंध, वो रोजगार देना ज़रूरी था। बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद आपने ब्लैक पेन से लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करे। ये क्या है, ये कंपोनेंट है जो कि आपने पाठ को पढ़ाते समय क्रिया की होगी, वह आप इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है नए संविधान की रचना, कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन जो 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर, बच्चे क्या करें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो भी आपने नया संविधान की रचना के बारे में बच्चों को बताया, ये क्या है, आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु आपने हमेशा ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर। उसके बाद आपने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और बेसारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। आपने उन्हें उचित हाव भाव या हाथ के इशारे से या कुछ भी हाव भाव करके बच्चों को समझाना है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपका अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वह होगा संविधान की विशेषताएं। फिर आपने बच्चों को संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना है कि हमारे संविधान की यह खासियत थी कि उसमें सार्वजनिक बेशक मताधिकार का प्रावधान था। उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में सम्मान माना जाता था। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, उसके बाद आपने फिर बच्चों को बताना है कि समाज में निर्धन और सबसे प्राचीन वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई थी, जो कि किसमें थी, हमारे भारतीय संविधान में की गई थी। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। ये आपने कंपोनेंट लिखना। बच्चों की क्रिया में आपने लिखना है कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने फिर बच्चों को बताना शुरू करना है कि भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायक या नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। किस में दिया गया था कि SC ST OBC को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, ताकि वे भी अपना विकास कर सके। उनके लिए रिजर्व सीटें रखी गई थी। आपने इस तरीके से बच्चों को समझाना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। अपने जैसे बच्चों को एक पैराग्राफ या एक पेज या जो आप उनको पढ़ा रहे हो वह आप जब उनको समझा दोगे तो थोड़ी देर आप रुक सकते हो, अपनी वाणी में विराम दे सकते हो। उसके बाद फिर आपने उनको बताना शुरू करना है कि संविधान में विभिन्न विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये चीज़ आपने उनको शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बतानी है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा बच्चों को समझाएगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। सभी छात्र उत्सुकता पूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। तो अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ कि आपने किस प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है। आपने इस तरीके से एक वाइट पेज ले लेना है, उसके ऊपर आप स्वतंत्रता के बाद हेडिंग दे सकते हो और हो सके तो आप मैप का प्रयोग भी कर सकते हो, जिसमें आप भारत की स्थिति को बता सकते हो कि कौन से प्रदेश कहाँ पे हैं, कौन सी जोन है। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि कौन समवर्ती सूची में आता है, कौन राज्य सूची में है और कौन जो है वो केंद्रीय सूची में आता है। तो इस तरीके से आप एक मैप ड्रॉ करके उनको लिख सकते हैं, जैसे नॉर्थ जोन, सेंटर जोन और साउथ जोन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक मैप बना के भी बच्चों को समझा सकते हो, या फिर आप दुकान से मैप खरीद के भी बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में समझा सकते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो में अपने लेसन की ओर। उसके बाद आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, विशाल आप बताइए। बच्चे को ये कई बार बच्चा उत्तर दे देता है। अगर बच्चा उत्तर ना दे, जैसे सामने
बच्चे ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, उत्तर देने में क्या है, असमर्थ है, तब आपने बच्चे को बैठ जाने के लिए बोल देना है, क्योंकि उसको नहीं आता तो आपने उसको बिठा देना है कि बैठ जाइए। किसी अन्य बच्चे से आप पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने अगले बच्चे से पूछा है कि केशव आप बताइए, तो वह उत्तर देते हुए कहता है कि 29 राज्य हैं, किसमें, भारत में। तो उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपने उसको क्या करना है, रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश बैठ जाइए। रीइंफोर्समेंट आपने बच्चों को हमेशा ही पॉजिटिव ही देनी है, चाहे उन्होंने उत्तर दिया हो चाहे नहीं दिया हो। अगर उत्तर दिया होगा तो आप उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे कि बहुत अच्छे, शाबाश, इस तरीके से। अगर बच्चे ने उत्तर नहीं दिया तो आपने उसे सिंपली बोलना है कि बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अगला शिक्षण बिंदु है कि राज्यों का गठन, कि 1928 के दशक में स्वतंत्रता की मुख्य पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? आप थोड़ा रुक के बच्चों को देखेंगे कि वो सुन रहे हैं, पेशेंस है उनमें, उनका ध्यान कक्षा में है, तो आपने क्या करना है, छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर बच्चों की क्रिया होगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपने फिर बच्चों को बताना शुरू करना है कि जैसे तैसे देश आज़ाद हुआ, प्रत्येक भाषीय प्रांत का अपना एक अलग प्रांत होगा, कि भाषी आधार पर क्या हुआ, राज्यों का गठन हुआ था कि अलग अलग प्रांत बनाए गए थे भारत में। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा और सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोबारा से आपने बच्चों को बताना शुरू करना है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषीय राज्य भी अपने अपने प्रांतों में अलग हो गए। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जो क्या करता है, राज्य पुनर्गठन, कि जो राज्यों का निर्माण करता था कि नए नए राज्य किस प्रकार से भारत में बनेंगे और किस आधार पर बनेंगे, कैसे उनकी वो भौगोलिक स्थिति होगी। तो इस प्रकार से नए राज्य बनाए गए थे और उसके लिए एक आयोग की घटना की गई थी, पुनर्गठन आयोग। सभी छात्र क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। ये आपको क्या होगा, कंपोनेंट होगा। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है पंचवर्षीय योजना। ये आपका शिक्षण बिंदु भी होगा और यही आपका चौकोट कार्य होगा। उसके बाद छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त बनाने और आधुनिक तकनीकी विकास के लिए 5 वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्वाचित योजना बनाई जाती है, उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। आपने लिख देना है चॉक बोर्ड के ऊपर पंचवर्षीय योजना, और उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को और लिख के बताना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि ये क्यों बनाई जाती है और इसे पंचवर्षीय योजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए इसका प्रयोग होता है, कि 5 वर्षों में इस योजना का निश्चित लक्ष्य पूरा करना होता है। अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा योजना आयोग। भारत और भारतीयों की गरीबी से मुक्त करवाने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित कराना ने भारत का लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने स्थापित किया था कि भारत को क्या करना है, औद्योगिक आधार पर आगे क्या करना है, भारत का विकास करना है, ताकि भारत में ही स्वयं रोजगार हो, भारत स्वयं विकसित हो सके। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अगर आपको हमारे लेसन प्लान की इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए अब वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन बनाया गया था। तो आप किसी बच्चे से पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने अपनी कक्षा के एक बच्चे से पूछा है कि विशाल आप बताइए। विशाल उत्तर देते हुए कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा था। पर इससे क्या होगा कि आपका जीके भी मजबूत होगा जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य था। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि सबसे भारत में कौन सा राज्य ऐसा था जो सबसे बाद स्वतंत्र हुआ। तो इसका आंसर होगा कि गोवा। गोवा जो था वो 1965 में आज़ाद हुआ था। किससे? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि गोवा जो था वो भारत में सबसे लेट जो है आज़ाद हुआ था। तो जैसे बच्चे ने उत्तर दिए तो आपने उसे क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। उसके बाद आपका अगला कार्य होगा अध्यापक के तौर पर आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है, कि समराइज़ करना है कि आज हमने इस कक्षा में क्या पढ़ा और बच्चों को क्या सिखाया। तो छात्र अध्यापक अपने विषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि
छात्रों, आज हमने भारत के स्वतंत्रता के बाद में होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने क्या करनी है, बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन आपका हमेशा ही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अनुसार होता है। यदि आपने 5 अनुदेशनात्मक उद्देश्य सिलेक्ट किए होंगे तो आपने 5 ही इवैल्यूएशन के प्रश्न रखने हैं। तो पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि संविधान कब लागू हुआ। दूसरा है कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तीसरा है राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। और फोर्थ प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का क्या अर्थ है। और पांचवा प्रश्न है कि योजना आयोग किस कहते हैं या किसे कहते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों को गृह कार्य देगा। इसमें अपने बच्चों को 2, 3 या 4 प्रश्न दे सकते हो, परंतु आपने हमेशा ही याद रखना है कि बच्चों को अपने 2 से अधिक ही प्रश्न घर के लिए होमवर्क के तौर पर देने हैं। तो पहला प्रश्न इन्होंने दिया है कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है। दूसरा प्रश्न है योजना आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर ऐसी ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो और देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।